अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर बेटे आप लोगों का है 121। पेज नंबर 121 ओपन करें। कल हमने गैस लाज जो है वो कंप्लीट किए थे और उसमें हमने 3 लाज जो है वो मैंने आपको पढ़ाए थे और उनकी इक्वेशन हमने लिखी थी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने थर्मल इक्विलिब्रियम जो है उसको भी पढ़ लिया था कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो हीट ट्रांसफर जो है वो फर्दर नहीं होती तो एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। और उसमें मैंने कॉफ़ी और स्पून की जो एक एग्जांपल है वो आप लोगों को बेटे डिटेल से पढ़ाई थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 6.2, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी जो है बेटे ये हमने आज स्टार्ट करना है। टॉपिक 6.2, ये टॉपिक 6.2 इंटरनल एनर्जी जो है हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी। The sum of all the forms of molecular energy, that is kinetic and potential of a substance, is termed as its internal energy. In the study of thermodynamics, usually ideal gas is considered as a working substance. The molecules of an ideal gas are mere mass point which exert no forces on one another, so the internal energy of an ideal gas is generally the translational kinetic energy of its molecules. Since the temperature of a system is defined as the average kinetic energy of its molecule, thus for an ideal gas system the internal energy is directly proportional to its temperature. According to kinetic theory of gases, the average kinetic energy of a gas molecule is given by 1 over 2 mv square is equals to 3 by 2 kBT, where Kb is Boltzmann constant. Therefore, the rise in temperature of any object reflects an increase in the internal kinetic energy of its particle. The increase in internal energy can occur due to absorption of heat energy, which raises the average kinetic energy of the particle and thus increases the temperature of the object. हमने क्या टॉपिक जो मैंने भी जिसकी रीडिंग की है बेटे वो क्या टॉपिक है, डैट इज़ इंटरनल एनर्जी। पहले तो आपकी इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी। जितनी भी किसी भी मॉलिक्यूल आयंस हैं या एटम्स हैं उनका तमाम की तमाम, आपको पता है ना, एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती, ठीक है। किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जब उन तमाम एनर्जीज़ को हम सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया। इसको आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी डेट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। क्लियर है। पहली लाइन में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द सम से लेकर एनर्जी तक, इसको आप लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो कर लें या इसको ब्रैकेट में कर लें या इसको अंडरलाइन कर लें, आपको ये हमेशा याद रहेगी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन। क्लियर है। यानी कि तमाम की तमाम जो मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ हैं कॉमनली काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब उनको सम अप किया जाएगा तो डैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी। हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। जब थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे बेटे हम क्या बात करते हैं, आइडियल गैस की बात करते हैं। तो आइडियल गैस जो है इसके जो मैसेज हैं उनके ऊपर जो है कोई भी फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर वो अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब हुआ कि जो किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेटे कि किसी भी आइडियल गैस के ऊपर जो एनर्जी अप्लाई हो रही होती है या आइडियल गैस कौन सी एनर्जी पोजेस करता है तो वो कौन सी है, डैट इज़ ट्रांसलेशनल। ठीक है। और जो टेम्परेचर है सिस्टम का, उसको हम लोग, अगर हमने कोई भी सिस्टम है, हमारे पास दो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना जब भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़े होते हो, तो एक हम पढ़े होते हैं सिस्टम और एक हम पढ़े होते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपका डेफिनेशन आती है टेम्परेचर की तो आप कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। आपकी बुक में इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स।
तो इसको भी आप लोग जो है अंडरलाइन कर लें, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है डैट इज़ नोन एज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। और आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टुवर्ड इट्स टेम्परेचर। आइडियल गैस की मैंने क्या कहा, जो इंटरनल एनर्जी हम पढ़ रहे हैं ना कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है बेटे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। हमने अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, डैट इज़ इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। ये आपने एरोज भी लगाने हैं, ये दोनों जो लगे हुए हैं आपने साइन पढ़े हुए हैं ना बचपन में, ग्रेटर और लेसर का, ये वही साइन है बेटे। वो किसके इक्वल है, काइनेटिक जो गैसेस हैं गैस की इज इक्वल टू 3/2 kBT। KB क्या है, कल पढ़ा था हमने, कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट है, जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन थी वो मैंने आपको ड्राइव करवाई थी, तो उस वो क्या थी, डैट इज़ KB। तो ये बेटे वो KB है, T फॉर टेम्परेचर है, और ये यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राइज इन टेम्परेचर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है उसकी वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी एटम्स का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी का जो है इंटरनल टेम्परेचर जो है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर राइज किया जाए, तो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है उस पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है बेटे, ये क्यों होती है, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसके अंदर एक मतलब वो भी इंक्रीज़ होगी। क्या होगा, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी हम पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है, देखो ये वाली मोशन कौन सी है, जो सर्कुलर पाथ में मोशन हो रही है, इसको हम कहते हैं रोटेशनल। ये जो इस तरह की हो रही होती है मीन पोजीशन पे, ठीक है, जिस तरह स्प्रिंग की है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन मोशन। हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल हैज़ बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। इट हैज़ अ वाइब्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग लाइक बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। कोई भी डायटोमिक गैस जो है बेटे, कौन सी गैस की बात हो रही है यहाँ पे, डायटोमिक गैस जो है, कोई भी डायटोमिक अगर गैस होगी, कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो उसके दरमियान में जो एनर्जीज होती हैं बेटे, वो दो तरह की एनर्जी जो है उसके अंदर आएंगी। एक कौन सी हो जाएगी, आपके पास आएगी ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी एनर्जी क्या है आपकी, डायटोमिक। मैं आपको पहले ना ये बताऊं कि व्हाट आर डायटोमिक, आप इसकी भी डेफिनेशन लिख लो ताकि आपको यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है बेटे, डायटोमिक गैस यहाँ पे लिखा हुआ है ना। डायटोमिक गैस क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताऊं डायटोमिक गैस क्या होती है। डायटोमिक गैस इज़ अ गैस, डेफिनेशन आप इसकी लिख लें, पेपर में भी आ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता होगी, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इसको आप अंडरलाइन करें डायटोमिक गैस को। डायटोमिक गैस इज़ अ गैस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। ऐसी गैस है जिसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 एटम से मिलके बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायटोमिक गैस कहते हैं। लिख ली डेफिनेशन, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लोग राइट कर लें। अ डायटोमिक गैस इज अ गैस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। वो एटम जो हैं दे मे बी सेम और डिफरेंट, वो एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अ डायटोमिक गैस इज अ गैस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ 2 एटम्स आइदर सेम और डिफरेंट। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, H2 यानी कि हाइड्रोजन। दूसरी एग्जांपल इसकी आप लोग क्या लिख सकते हो, नाइट्रोजन N2। तीसरी एग्जांपल आप इसकी क्या लिख सकते हैं, O2। क्लियर हो गया।
ये हमने क्या पढ़ लिया, ये मैंने आपको वैसे ही बताया कि व्हाट इज़ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस क्या आ सकती है, देखो जैसे यहाँ पे डायटोमिक गैस लिखा है, अब पेपर में अगर आ जाए राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डायटोमिक विद एग्जांपल्स, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये तो पेपर में बुक में क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन बुक में ही होता है लेकिन आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है, तो उसको आपने अपनी नज़रों से ओझल नहीं करना है, इसको अंडरलाइन कर लें, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है कोशिश किया करो बुक पे लिख लिया करो, बुक पे लिखी होती है ना तो आप याद भी कर लेते हैं, कहीं और लिख लेते हैं, या तो पेपर गुम हो जाता है या उस टाइम वो नोटबुक नहीं मिल रही होती, तो बुक पे राइट कर लिया करो, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें। तो कोई भी डायटोमिक गैस जो होती है बेटे, उसके अंदर दोनों तरह की एनर्जीज होती हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी उसके अंदर होती है और रोटेशनल एनर्जी भी होती है। और जब जो जो दो मतलब डायटोमिक गैस जो होती है, देखो दो एटम्स हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, और इनके ये ना बिल्कुल स्प्रिंग लाइक बॉन्ड जो है, ये स्प्रिंग जो है ये इसकी एक्चुअल स्प्रिंग नहीं है, ये आपको वैसे ही शो किया गया है कि इन दोनों के दरमियान में जो है स्प्रिंग लाइक बॉन्ड बनता है, और जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट आपकी एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, डिफरेंट प्रोसेसेस कैन लीड different process can lead to changes in internal energy and temperature such as heating, adiabatic compression and expansion, no heat exchange, or phase change where heat energy changes the state of matter without changing temperature। आपको सिंपल बताया हुआ है कि बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जिससे जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है उसमें जो है वो एक चेंज आ जाता है। वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, या तो हीट जो है वो ऐड हो रही है, या हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपके स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हो, मतलब फिजिक्स सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर्स में जो है वो, या लिक्विड से सॉरी गैस में जो है जो एक चेंज आता है, उस दौरान भी जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। ये डिफरेंट फिनोमेनास लिखे हुए थे, डिफरेंट प्रोसेस लिखे थे जिनकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है और टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है बेटे, ये भी हम पढ़ते रहते हैं। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, consequently does not depend on path but depend on initial and final states of the system. Thus internal energy is similar to gravitational potential energy, so like the potential energy it is the change in internal energy and not its absolute value which is important। इंटरनल एनर्जी हमने अभी इंटरनल एनर्जी पढ़ी हो, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, टोटली एनर्जी जितनी भी होती है उसका जब सम करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी जो है वो मालिक्यूल्स, एटम या आइंस के पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि वो किस पाथ पे जो है वो मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट का जो है वो कौन सा एरिया था उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहे होते। इंटरनल एनर्जी इज सिमिलर टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इसकी जो है कोई एब्सोल्यूट जो है अगर हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो भी मैंने आपको क्या कहा, इज समवट टू सिमिलर, जो है ये किसकी तरह की है, इट इज़ सिमिलर टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसी एनर्जी नहीं है, बल्कि ये किसकी तरह की एनर्जी है, इट इज़ सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी में बेटे एब्सोल्यूट इसकी जो है कोई नॉट इट्स वैल्यू नहीं होती, इसी तरह इंटरनल एनर्जी की भी कोई एब्सोल्यूट जो है वो वैल्यू नहीं होती। ये आपने इन्फॉर्मेशन थी एक, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अगर आप लोग आए 122 पेज पे हो तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्क एंड हीट। ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। We know that both heat and work correspond to transfer of energy by some means. This idea was first applied to the steam engine where it was natural to transfer heat in and get work out. Consequently, it made sense to define both heat in and work out as positive quantities. Hence, work done by the system on its environment is considered positive, while work done on the system by the environment is taken as negative. If the amount of heat Q enter the system, it could manifest itself as either an increase in internal energy or as a resulting quantity of work performed by the system on the surrounding, or both.
We can express the work in terms of directly measurable variables. Consider the gas enclosed in the cylinder with a movable, frictionless piston of cross-sectional area A. In equilibrium, the system occupies volume V and exerts a pressure P on the wall of the cylinder and its piston. The force F exerted by the gas on the piston is PA. We assume that the gas expands through delta V very slowly so that it remain in equilibrium. As the piston move up through a small distance delta Y, the work done W by the gas is given as follows. ये मैं आपको सारा जो है अभी एक्सप्लेन करूँगी. हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ा वर्क एंड हीट. क्या पढ़ा? वर्क एंड हीट. वर्क एंड हीट में हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों, हीट भी और वर्क भी, ये दोनों ऐसे फिनोमेनाज हैं जिसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होता है. ठीक है. और ये आइडिया सबसे पहले हमें कहाँ से मिला? ये आइडिया हमें सबसे पहले मिला स्टीम इंजन से. बहुत सारी बेटे ऐसी ऑटोमोबाइल्स थी, बहुत सारी ऐसी मशीनरीज थी जहाँ पे जो है स्टीम इंजन जो है यूज़ होता था. और स्टीम इंजन में क्या था कि हीट और वर्क जो है उनकी वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी. आहिस्ता आहिस्ता जो है दोनों हीट और वर्क को जो है एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो लिया गया. दोनों ही की वजह से जो है एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही थी. दो तरह के वर्क डन होते थे. एक होता है पॉजिटिव वर्क डन और एक होता है नेगेटिव वर्क डन. आपने इन दोनों चीज़ों को अंडरलाइन कर लो, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. ये लिखा हुआ है पॉजिटिव, पॉजिटिव को अंडरलाइन करो. यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव. अगर आपका वर्क डन जो है सिस्टम जो है करें, सिस्टम वर्क डन कर रहा है लेकिन किस पे कर रहा है? इन्वायरमेंट पे कर रहा है, तो क्या होगा? वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट चलो कि वर्क डन जो है वो इन्वायरमेंट कर रही है और किस पे कर रही है? सिस्टम के ऊपर कर रही है, तब आपका वर्क डन जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्या मैंने कहा? मैंने कहा अगर आपका सिस्टम जो है वो काम करे इन्वायरमेंट पे तो वर्क डन क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी. अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो वर्क डन करे किसके ऊपर? आपके सिस्टम के ऊपर, तो आपका वर्क डन जो है वो क्या होगा? नेगेटिव आएगा. बेटे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स इन्वायरमेंट इज कंसिडर एज पॉजिटिव व्हाइल द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द इन्वायरमेंट इज टेकन एज नेगेटिव. हमने क्या कंसिडर करना है? अगर आपकी कोई भी जो अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट को बेटे हम डेल्टा, जो अमाउंट ऑफ हीट किसी भी सिस्टम में जब हम बात करेंगे तो उसको हम कैपिटल क्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कोई भी अमाउंट ऑफ हीट जो है आपके सिस्टम में एंटर होती है, या तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगी, या क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा अच्छा इन्हांस हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा वर्क परफॉर्म होगा. ठीक है. तो सराउंडिंग और सिस्टम, या तो सिर्फ सिस्टम पे या सिर्फ सराउंडिंग पे या सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पे जो अमाउंट ऑफ हीट होती है वो इफ़ेक्ट करती है. सिस्टम और सराउंडिंग मैंने पहले बहुत दफ़ा पढ़ाए हुए हैं, आपको दोबारा बता देती हूँ. सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं? सपोज़ ये मेरे पास पूरा जो है एक टेबल है. ठीक है. टेबल के ऊपर मैंने बीकर रखा है, बीकर के अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, उसको मैं बॉईल कर रही हूँ, उस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. अब जो बीकर के अंदर वाटर है, जो काम हो रहा है बीकर के अंदर, वो क्या होगा? वो मेरा सिस्टम होगा. और जो बीकर के बाहर की इन्वायरमेंट है, जहाँ पे ये सपोज टेबल है जिसके ऊपर मैंने बीकर रखा हुआ है, वो क्या होगी? हमारी सराउंडिंग होगी. तो सिस्टम और सराउंडिंग जो है, इन दोनों चीज़ों पे जो अमाउंट ऑफ हीट है उसका इफ़ेक्ट आता है. जब भी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम में ऐड अप होती है बेटे, तो उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो क्वांटिटी ऑफ वर्क डन जो परफॉर्म करनी है वो भी जो है उसमें भी एक इफ़ेक्ट आता है. इसकी कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, विद एक्सपेरिमेंट जो है वो दी हुई है. और इन द एंड जो है वर्क डन की इक्वेशन जो है वो भी हमने राइट करनी है. बेटे हम राइट करेंगे. किस तरह राइट करेंगे? आपकी बुक में क्या कहा है कि आपने कंसिडर करना है कि आपके पास कोई भी जो है एक आपने एक सिलेंडर लेना है. कोई भी सिलेंडर हम लेंगे, सपोज करेंगे हम ले रहे हैं, आपने एक सिलेंडर लेना है. ठीक है. पहले हम उसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक सिलेंडर को.
हम क्या करने लगे हैं बेटे, हम वर्क को जो है वो आपको मैं वर्क बता रही हूँ, टोटल वर्क डन, जो कि इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल वेरिएबल्स। ठीक है, आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक गैस है जो कि इनक्लोज है किसी भी सिलेंडर में। ठीक है, दिस इज़ योर सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कोई भी एक गैस है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसका एक पिस्टन है। ठीक है, इसी तरह एक और यहाँ पे ले लेते हैं हम सिलेंडर। दो डिफरेंट डायग्राम्स बनाऊंगी। ये इसका पिस्टन हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये दो डिफरेंट सिलेंडर्स हमारे पास आ गए। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, प्रेशर यहाँ पे P है, वॉल्यूम क्या है V है, और यहाँ पे एक फोर्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे कैपिटल F। यहाँ पे भी फोर्स है कैपिटल F। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो गया, देखो पहले इतना वॉल्यूम था, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया V प्लस डेल्टा V, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहा A। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये पहले ऐसे था, बाद में ये चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हो गया, तो ये जो एक चेंज आ रहा है, इस चेंज को हम लोग क्या कह देंगे, डेल्टा वाई। क्या कह देंगे, डेल्टा वाई। क्लियर। ये आपकी डायग्राम है जो आप ड्रॉ करोगे। आपने क्या करना है, आपने कंसिडर करना है कि आपके पास कोई भी गैस है जो कि एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है, उस सिलेंडर के ऊपर एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है जो कि फ्रिक्शनलेस है और क्या है, मूवेबल है। ठीक है, इसको आप मूव कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन का क्या है, कैपिटल ए। ये जो मैंने ए राइट किया, कैपिटल ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आता है तो सिस्टम जो है, जो सिस्टम अंदर यानी कि सारा सिस्टम है ना, बाहर वाला सराउंडिंग होती है, तो सिस्टम जो आपका है बेटे, वो वॉल्यूम उसका जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल वी होगा। और ये एक ये जो वॉल्यूम है, ये इस पूरे बीकर के, ये जो कंटेनर है आपका, इसकी वॉल के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्या करेगा, इसकी वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। उस प्रेशर को हम लोग क्या कह देंगे, कैपिटल पी कह देंगे। और ये प्रेशर ना सिर्फ सिलेंडर की वॉल्स पे बल्कि पिस्टन के ऊपर भी अप्लाई करेगा, और उस प्रेशर को हमने क्या कह दिया, कैपिटल पी कह दिया। और क्या होगा, एक फोर्स भी जो है गैस एग्जर्ट करेगी, उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल एफ यानी कि कह दिया। और ये गैस, ये फोर्स जो है ये एग्जर्ट होगी गैस की वजह से ऑन पिस्टन। ठीक है, और इस फोर्स को हम लोग क्या कह लेंगे, एफ को हम क्या सपोज कर लेंगे, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। ठीक है, हमने एज्यूम करना है कि गैस जो है वो एक्सपेंड हुई है। ठीक है, थ्रू डेल्टा वी, गैस के अंदर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई। क्या एक्सपेंशन हुई, डेल्टा वी। और गैस के अंदर जो एक्सपेंशन हुई है वो क्या हुई है, स्लोली हुई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया। पिस्टन जो है वो स्मॉल डिस्टेंस उसने मूव किया, पहले उसकी ये यहाँ पे था, जब गैस की एक्सपेंशन होगी तो पिस्टन ऊपर चला गया। अगर आप लोग गौर करो, ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्टेंस में एक चेंज आया। उस डिस्टेंस चेंज को हमने किससे बेटे राइट करना है, डेल्टा वाई के साथ। तो टोटल वर्क डन इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ, क्या काम हुआ, हम लोग कह लेंगे एफ डेल्टा वाई। ठीक है, अभी हमने एफ कहा था, जो फोर्स है वो किसके इक्वल थी, वो थी प्रेशर इनटू एरिया। इसका मतलब मैं एफ की जगह ये राइट कर सकती हूँ, डेल्टा वाई आ गया। ये जो डेल्टा वाई, ए डेल्टा वाई, ये पहले भी आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो। ये वाली इक्वेशन है, ये किसकी इक्वल होती है, डैट इज इक्वल टू डेल्टा वी, या डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है जब टोटल वर्क डन को मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, ये P कह लूँ, और ये किसकी इक्वल थी, डेल्टा V, तो यहाँ पे मैं डेल्टा V भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि टोटल वर्क डन जो है उसको हम लोग कैसे
मतलब क्या होगा टोटल वर्क डन, जो गैस ने वर्क डन किया, टोटल वर्क डन बाय द गैस, वो किसके इक्वल होगा, डैट इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। और इसी पूरे वर्क डन को हम ग्राफिकली भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल इसका एक मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का, मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ इसको ग्राफिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप लोग क्या करोगे, इसी तरह हमेशा हम करते हैं, जैसे ये क्या आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये क्या होगा ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा था, ठीक है, ऐसे ही था। तो हम ये टोटल वी कह लेंगे। यहाँ पे हम क्या चीज़ शेयर करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पी, प्रेशर को पी ऊपर क्या, ठीक है। ये जो पी है इसको हम डॉटेड लाइंस में जो है वो ड्रॉ करेंगे। डेल्टा वी, ये चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी होता है, ठीक है। ये आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ में बनाओगे, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंट को क्या कह लेते हैं, बी, इस पॉइंट को क्या कह लेंगे, सी, इस पॉइंट को हम क्या सपोज कर लेते हैं, ए, और इस पॉइंट को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, डी, ठीक है। क्लियर हो गया। ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि प्रेशर जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पी जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ये जो मैंने ग्राफ शो किया है बेटे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ये जो हमने अभी अपनी इक्वेशन ली कि W यानी कि टोटल वर्क डन बाय द गैस, गैस से जो टोटल वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, P डेल्टा V। इस P डेल्टा V को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरह शो करेंगे, उसका ग्राफ हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट होगा, और जो वॉल्यूम है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, वॉल्यूम में चेंज आया ना। देखो पहले इतना था, उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा राइज हो गया, जब गैसेस के अंदर क्या हुआ, हमने क्या कहा कि वो जब एक्सपैंड हुई है तो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया, तो डेल्टा वी आ गया। वही डेल्टा वी को जो है मैंने ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो ये आपने सिंपल हमारा जो है ये टॉपिक था, इस जो हमने आज पढ़ा, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। सिंपल, बहुत सिंपल था। हमने इसकी जो है पूरी बेटे एक छोटी सी इक्वेशन थी, वर्क एंड हीट जो है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप था ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, इमेजिन किया हमने, एक गैस जो है जो कि एक सिलेंडर में इनक्लोज थी, और हमें इस चीज़ का भी पता चल गया कि जो इंटरनल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो है वो एक चेंज आता है, और उससे क्या होता है, वर्क डन होता है। और वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, डैट इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। और ये जो प्रिंसिपल, ये जो हमने पढ़ा है अभी, W इज इक्वल्स टू पी इंटू वी, यही प्रिंसिपल आगे हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं उसमें यही प्रिंसिपल को हम जो है आगे लेके चलेंगे। बेटे आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आज आपने सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक जो है लर्न करके आना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से जो है वो ज़रूर पूछनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, गैस इज सील्ड इन ए सिलेंडर बाय अ वेटलेस frictionless piston. The constant downward force apply, force F equals to PA, and when the piston is displaced, downward work is done on the gas. वो एक्सपेरिमेंट जो भी हमने करवाया उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि ये जो पिस्टन है ये क्या है, वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे एक कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स F इज इक्वल्स टू P इंटू ए। और जब पिस्टन जो है उसको डिस्प्लेस किया जाता है तो वर्क डन जो गैस के ऊपर होता है वो डाउनवर्ड पोजीशन में जो है वो होगा। तो बेटे आज के टॉपिक में हमने दो ही छोटे छोटे टॉपिक पढ़े। एक हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने जो है एवरेज ये एक इक्वेशन भी स्टडी की कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। फिर यहाँ पे एक डाई एटॉमिक गैस की जो है वो डेफिनेशन दी हुई थी, डाई एटॉमिक गैस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और मैंने उसकी एग्जाम्पल भी आपको बेटे बताई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा, वर्क एंड हीट पढ़ा। वर्क एंड हीट की जो इक्वेशन थी वो भी हमने ड्राइव की और एक्सपेरिमेंट भी किया।
आज के टॉपिक के लिए यही बहुत है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के जो लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उनको डिटेल से जो है बेटे वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी इस पूरे टॉपिक में। बल्कि इससे पहले भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है, कोई मुश्किल होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और किसी की भी क्वेश्चन रह गया तो वो यहाँ से जो है उतार सकता है। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।